दूसरे दिन पेपर समाचार पत्र में बड़ा बड़ा आता है कि संविदा कर्मियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। तो लोगों को ये लगा कि चलो कम से कम कुछ राहत भरी खबर है। लेकिन अगले महीने 2 महीने बाद कहीं से कोई खबर जब नहीं आती है तो लोगों का विश्वास जो है टूटने लगता है। और आज लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से कम 10 से 15 बार मिले इस संबंध में, गोरखपुर के हैं और आसपास जिलों के लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोग परेशान ना होइए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब ये बताइए कि 1.5 साल तक कैसे आदमी धैर्य रखेगा? जो आदमी जिसके ऊपर आश्रित था वो आदमी रहा नहीं, तो आप बताइए कि आदमी कैसे धैर्य रखेगा? उसकी व्यवस्थाएं कैसे संचालित होंगी? तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर फिर मन में विचार आया कि क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। आपको याद होगा विवेक तिवारी हत्याकांड, आपको याद होगा मनीष गुप्ता हत्याकांड, आपको याद होगा ये कासगंज में घटना हुई थी। पंकज गुप्ता क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, तिरंगा यात्रा तो के दरमियान। जी 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 जी। तो उस समय मैंने ये साक्ष्य मजबूत रखे थे, मैंने कहा हो सकता है कभी ये काम आए। आज उन्हीं साक्ष्यों को मैंने लगाया कोर्ट में, और कोर्ट में एक बात रखी वकील जी के माध्यम से। मैंने कहा सर ये बताइए, ये विवेक तिवारी हत्याकांड में उनको ओएसडी की नौकरी दे दी गई, 30-40 लाख रुपए मुआवजा मिला। चंदन गुप्ता नाम था कासगंज वाले मैटर हाँ। में, याद आ गया। चंदन गुप्ता को भी मुआवजा मिला, उनकी बहन को भी नौकरी मिली। उसके बाद एक और ऐसा मैटर था, उसको भी नौकरी मिली। ये वो लोग थे, ना तो सरकारी कर्मचारी थे, ना अर्ध सरकारी थे, ना प्राइवेट थे, ना संविदा कर्मी थे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी इनकी। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको नौकरी क्यों दी? सवाल ये, जब गवर्नमेंट इन लोगों को नौकरी, मुआवजा, मोटा पैसा दे सकती है, तो मैंने यही कहा कि हम लोग 15 से 20 साल सरकार की सेवा कर रहे हैं और कोरोना काल में हमने सरकार की मदद करी, सरकार का हर वो काम किया जो सरकार ने कहा। हम लोगों ने घर घर टीके भी लगवाए, कोरोना काल में पंचायत की ड्यूटी भी की, मतलब वो सारे काम किए। अब अगर नहीं करते हैं तो ये कहते हैं हम आपके ऊपर एफआईआर कराएंगे। तो वो कौन सा कानून है जिसका उल्लंघन हो रहा है ऐसा करके? भाई उल्लंघन सीधे सीधे हो रहा है, मोदी जी के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जो गाइडलाइन है ईपीएफओ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका उल्लंघन हो रहा है। किसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? ईपीएफओ तो खुद इसमें ऑर्डर कर रहा है। इसमें आप लोगों ने ईपीएफओ ने कभी खुद कुछ ऑर्डर किया। सर, ईपीएफओ या किसी ने कोई कार्रवाई की है इस मामले में? कार्रवाई कहते ना, 80 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, 80 करोड़ की। कानपुर हम्म। से 8.5 करोड़ की रिकवरी हुई है, कानपुर देहात से 7.5 करोड़ की रिकवरी हुई है। ये पैसा वो पैसा है जो पैसा सरकार को हमको देना चाहिए था और हमसे भी लेना चाहिए था, तो हमसे तो सरकार ने लिया नहीं। लेकिन ये लाइबिलिटी सरकार के ऊपर बनती है कि आपने पैसा काटा क्यों नहीं और जमा क्यों नहीं किया। तो ये नियम है ईपीएफओ का, ये नियम है, ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर नियोक्ता इंप्लॉय का पैसा जमा नहीं करता है तो पूरा पैसा इंप्लॉय का और अपना ये नियोक्ता देगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है एक विशेष मामले में। सवाल अब ये है कि सरकार मार्च 2022 से काउंटर नहीं लगा रही है, उस मामले में भाग रही है। भागिए, आप कहां तक भागेंगे? भागिए, हम भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, लड़ेंगे पूरी शिद्दत से। नहीं तो आशीष, आप अकेले इस काम को कर रहे हैं कि आपके साथ कोई टीम है? क्योंकि आपके जो शिक्षा मित्र संघ है, संगठन है, वो जी संगठन तो इस मामले में सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं क्या ये इस काम को? देखिए देखिए, ये कुछ जुनून कहिए कि मुझे लड़ने में मजा आती है, और लड़ने में तब ज्यादा मजा आती है जब मैं अकेला रहूं। अकेले रहने पर मैं सोच पाता हूं, समझ पाता हूं, निर्णय खुद में लेने की क्षमता ले पाता हूं। और यही काम जब 20 लोगों के साथ होगा तो 20 लोगों की राय अलग होगी, उनका परामर्श अलग होगा। तो मुझे ये लगता है कि लोग सपोर्ट करें मेरा और मैं लड़ूं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। और अगर संगठन खुलकर अगर आ जाए तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा 6 महीने की है, क्योंकि एक हम बढ़िया सीनियर वकील करेंगे, हाई क्लास का। और सीनियर वकील मैं समझता हूं कि 6 महीने के अंदर मामला क्लियर। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना आप जाइए, मैं तो ये केस जीता जिताया हूं, ऑलरेडी जीत चुका हूं, उसके बाद भी मुकदमा चल रहा है। नहीं तो आशीष, जो जैसे आप जो कह रहे हैं कि अगर संगठन ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा, तो क्या बिल्कुल हो संगठन से जाएगा। आपने अप्रोच नहीं किया या संगठन की ऐसी कोई मंशा नहीं है? देखिए, अब आप वही बातें हैं, घर की बातें बाहर आना ना आए, ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि
जब बात सहयोग की आती है तो लोगों को पता है कि 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 20 रुपए, इस प्रकार से लोग हमें सहयोग देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं 2-3, तो जिसको समझ में आता है सहयोग करता है, जिसको आता है नहीं करता है। अगर 3-4-5 हजार रुपए आ गया तो उसमें आप समझते हैं क्या होता है। अगर हम हाँ। इलाहाबाद लखनऊ भी जाते हैं तो 1,000-500 रुपए खर्चा हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे कागज, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने लोगों के बीच में ऐसा करना चाहते हैं कि लोगों का विश्वास भी बना रहे और हम लड़ाई लड़ते रहें। और अगर संगठन और लोग अगर खुल के अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सर, मैं मानता हूँ आने वाले अच्छा, समय में। आपकी 1300 से 1400 के बीच इनएक्टिव सदस्य, ये इनएक्टिव वो लोग हैं जिसमें किसी ना कोई चीज मिस है। जैसे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो नॉमिनी का अकाउंट छोड़ दिया, फॉर्म फिलअप किया तो सहयोग जो व्यवस्था शुल्क है वो नहीं भरा, अगर फॉर्म भरा तो उन्होंने अपनी कोई डिटेल नहीं भरी, बच्चों के नाम नहीं भरे या फोटो नहीं लगाई, इस प्रकार की चीजें हैं सर। अच्छा त्रिभुवन जी, ये आपने अभी कोई ताजा पोस्ट जो किया है नौकरी के सिलसिले में, जी ये क्या है मामला? सर, ये जैसे मैंने आपने आपको थोड़ी देर बताया। पहले बताया भी था, अभी जी कुछ जी देर पहले, जी 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 उसको जी थोड़ा ये डिटेल से बता दीजिए जिससे लोग समझ सकें इसको। देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना काल में जो लोग खत्म हुए थे, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो भी संविदा कर्मचारी हैं, इनको नौकरी देने का कोई राइट नहीं बनता है, ना ही कोई शासनादेश है या ना ही कोई गाइडलाइन है। तो जब कोरोना काल चल रहा था, उसमें जो पंचायत चुनाव में जो लोग एक्सपायर हुए थे, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया था, उनके ट्विटर हैंडल से भी कहा गया था कि अगर किसी आंगनबाड़ी अनुदेशक, पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र, अगर किसी की मृत्यु होती है कोविड से पंचायत चुनाव के दौरान, तो उनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इतना कहने के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ अब तक। इन सारी चीजों को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए, मैंने जो है एक हाई कोर्ट में मुकदमा वकील साहब के माध्यम से डलवाया। उसके पहले बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा किए। उन्हीं साक्ष्यों को मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे विवेक तिवारी हत्याकांड। विवेक तिवारी हम्म। हत्याकांड में आपको पता होगा कि उनकी पत्नी को ओएसडी की नौकरी दी गई, वेतन लगभग 50 से 60 हजार के आसपास है, और लगभग हम्म। 40 से 50 लाख रुपए मुआवजा मिला था। अब आप बताइए, विवेक तिवारी ना कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, ना प्राइवेट, ना संविदा पर थे, ना अर्ध सरकारी थे, वो ओप्पो के सेल्स मैनेजर या एरिया मैनेजर ऐसे कुछ थे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को, जिसने गवर्नमेंट की सेवा नहीं की है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको आप पूरी व्यवस्थाएं दे रहे हो, तो भाई हमने तो 20 साल आपकी सेवा करी है, हमारे लिए क्यों दरवाजे बंद हैं आपके? सवाल ये है आशीष जी, आपको लगता है कि दरवाजे बंद होने चाहिए? नहीं, नहीं, हमें क्यों लगेगा ऐसा? नहीं, मतलब न्याय सबके लिए होना चाहिए, हाँ, न्याय बिल्कुल। सबके लिए होना चाहिए सर। अच्छा त्रिभुवन जी, ये जैसे मान लीजिए, ये तो सरकार ने क्योंकि वादा किया था या सरकार ने जो भी कहा था उस आधार पे आपने हाई कोर्ट में जाके इस डिमांड को रखा है कि नौकरी संविदा पे अनुकंपा के आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन जी ऐसे मामले जैसे कि बिजनौर में जो घटना हुई है अभी पिछले दिनों, या तमाम जी और लोगों ने भी सुसाइड किया या सुसाइड ना होने की, मतलब वैसे भी हार्ट अटैक वगैरह से भी तमाम डेथ हुई है, जी उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ है या नहीं? नहीं, उनके लिए है, उनके लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिन्होंने फांसी लगाई है और जिन्होंने फांसी लगाने के बाद सुसाइड नोट छोड़ा है, या बिजनौर वाली जो ताजी घटना है, ऐसे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मामले हो गए हैं। और इनको लेकर के मैं मानवाधिकार आयोग फिर जा रहा हूँ। और मानवाध पूरी कहानी को मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ओपन नहीं करूंगा। वो जब सारी चीजें हो जाएंगी तब उसको मैं पटल पर रखूंगा। तो उसमें केवल वही लोग हैं जिन लोगों ने सुसाइड किया है, ट्रेन के आगे कूद कर मर गए हैं, या फांसी लगा ली है, या मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे लोगों को मैं एकत्रित कर रहा हूँ, उनके एविडेंस एकत्रित कर रहा हूँ, उसको लेकर के मैं फिर मुकदमा एक फाइल करूंगा, एक पीआईएल दाखिल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में और मानवाधिकार आयोग की अच्छा, व्यवस्था चल रही सामान्यतः है। त्रिभुवन जी, क्यों जी सामान्यतः ये होता है कि अगर किसी ने सुसाइड नोट छोड़ा है, किसी पे आरोप लगाया है, तो पुलिस जी कार्रवाई उस व्यक्ति पे कम से कम उसको हिरासत में लेने का या कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई करती है। किसी भी बिल्कुल। मामले में ऐसा होता है। लेकिन आप जैसे बिजनौर वाली घटना ही लें, तो इन्होंने जो सुसाइड नोट लिया है, इसमें क्या कानूनी स्थिति क्या रही है अभी तक? नहीं सर, इसमें इस मामले को टोटल दबा दिया गया है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, वर्तमान के विधायकों और सांसदों तक ये बात पहुंचाई, ट्विटर के माध्यम से पहुंचाई, पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंड भी करता रहा, व्यक्तिगत फोन कॉल करके पहुंचाया,
लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। और ये इनका नाम कौशल कुमार चौहान था। और कौशल कुमार चौहान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, 3 उनके बच्चे हैं। और मैं ईश्वर से अपील करूंगा कि ये इनके इन प्रकारों उनके परिवार को इतनी मजबूती दे, आत्मशक्ति बल प्रदान करे कि परिवार में पत्नी है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आप समझिए कि उस बॉडी को मैं देख नहीं पा रहा था, कम से कम 100 से ज्यादा टुकड़े हुए हैं बॉडी के। कल्पना कीजिए कि कैसे उस व्यक्ति के प्राण निकले होंगे। तो ये जो बात सरकार को समझनी चाहिए, उसको लेकर के सरकार तो बिल्कुल अनसुना कर रही है, गवर्नमेंट बिल्कुल अनसुना कर रही है। और आज ही एक हाथरस में कार्यक्रम था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, तो वही सब पुरानी बातें, वही पुराने विचार निकल कर आए हैं कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रखिए। क्या मतलब किस तरह का धैर्य रखें, क्या करना धैर्य है? रखिए, बस धैर्य रखिए, किस धैर्य के चीज का आगे कोई धैर्य, मतलब परिभाषा। नौकरी पक्का करने का या पैसे सैलरी बढ़ाने का, कौन सा धैर्य रखना है? भाई जैसे अभी लोकसभा के चुनाव थे, तो मोहनलालगंज से जो सांसद जी हैं हमारे, क्या नाम है उनका, कौशल किशोर जी, कौशल किशोर जी ने फिर कहा था कि मेरे संविदा कर्मचारी जितने हैं, पीआरडी के जवान में, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, होम गार्ड, मतलब सभी लोगों को बुलाया और ये आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आप लोग परेशान ना हो, आपको जो है वेतनमान मिलने वाला है। ठीक है, चुनाव हो गए, बात खत्म। मैं कहना अच्छा नहीं चाहता हूँ पुरानी बातों हम्म, को। ये जब चुनाव आएगा तो फिर रैली भी होगी, वादे भी निभाए जाएंगे, लॉलीपॉप भी दी जाएगी। और उसके पहले आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो लोग मर गए हैं, जो लोग कोर्ट गए हैं बेचारे, उनको सरकार पैसा नहीं दे रही है 30 लाख रुपए। तभी ना तो कोर्ट गए हैं। कोर्ट क्यों गए हैं? कोर्ट क्यों जाएगा आदमी? आप उनके साथ न्याय करिए ना, उनके पास कागज मौजूद है, लेकिन आप न्याय करना ही नहीं चाहते हैं ना। सच्चाई तो ये है, आप पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे हैं इलेक्शन में तमाम वादे किए जाते हैं, वादों के बाद फिर उसके बाद भूल जाते हैं, ये सरकार है या चाहे जो भी लोग बिल्कुल हैं नहीं, चुने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। शिक्षा मित्र एक लंबे समय से, क्योंकि कई मेरे ख्याल से 2 दशक तो हो ही गए शिक्षा मित्र बने हुए लोगों को। जी, क्या 2 दशक हो गए ना? जी, 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 लगभग पूरे हो गए। लगभग हो गए। और इस दरमियान कई चुनाव हुए हैं, और खास तौर पे इसके जब समायोजन आपका रद्द हुआ है उसके बाद भी कई चुनाव हुए हैं। तो शिक्षा मित्र लगातार उन वादों के चक्कर में कैसे पड़ गए ये, और हर बार में उनका वादा जो है फेल हुआ है। आशीष जी, इस हिंदुस्तान में और यूपी में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सबने वादे किए, मिनिमम टू मैक्सिमम सबने वादे किए। वादों का हाल ये है कि 4,000 से अधिक शिक्षा मित्र मर चुका है, लोग मर रहे हैं, मरते रहेंगे। लेकिन मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा कि मित्रों, एक जोरदार धरना प्रदर्शन अनवरत, कसम खा लीजिए मां भगवती की, परिवार की, या तो जिंदा आएंगे या मर के आएंगे। उस दिन आशीष जी सारे लोगों की समस्याओं का निदान हो जाएगा। मैं समझता हूं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने की जरूरत है। जो वर्तमान के माहौल है, मैं देख रहा हूं कि लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड नोट छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी बयान, 2 शब्द हमदर्दी के निकल कर नहीं आते हैं। इसलिए मैं आज ये बात कर रहा हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने की जरूरत है। और नहीं बनेंगे तो आज एक कौशल सिंह मरे हैं, कल 10 कौशल सिंह मरेंगे। अभी कल एक उन्नाव में घटना हुई है आशीष जी, हार्ट अटैक से, कल ही उन्नाव में घटना हुई है। शुक्ला जी भी मरेंगे, राठौर साहब भी मरेंगे, मौर्य जी भी मरेंगे, कुशवाहा जी भी मरेंगे, दुबे जी भी मरेंगे, चौहान साहब भी मरेंगे, सब मरेंगे, सबकी बारी आएगी। तो ऐसे कायरों की तरीके से मरने से अच्छा है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बन के मरो, तो दुनिया नाम लेगी, आपके बच्चे नाम लेंगे। मतलब आपका क्या कहना है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसा बन के वो बनना क्या करें पड़ेगा मतलब? सर, बनना नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है उनको, करना क्या है ये बन के, वो करना उनको यह क्या है, करना है? लखनऊ, लखनऊ की सरजमी पर कूच करें और लगाए आपने अनवरत बुलाया तो धरना। था, आपने बुलाया था इको गार्डन में यही जनवरी में। सर, यही दिक्कत है, दिक्कत यही है
कि हमारे यूपी में शिक्षा मित्रों में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है जिसका कोई सवाल नहीं।